Unacademy. Let's crack it. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। माय नेम इज़ निधि। दोस्तों, पॉलिटी पीवाईक्यू की ये सीरीज़ जो है ये हमने स्टार्ट किया, जहाँ पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्या इनकी महत्ता है, उसके बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुकी हूँ। एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, या विच आर द टॉपिक्स जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान। चलिए शुरुआत करते हैं विद दिस विद माय स्मॉल इंट्रोडक्शन हियर। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय कोड, एजुकेटर कोड, जिसको यूज करके आप अनलॉक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन अनअकैडमी। साथ ही इस कोड के साथ आपको 35% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक सर्वे, एक फॉर्म है, जिसको आप फिल कर दीजिए। वहाँ आपको कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट यहाँ मिलेगा हमारा, जैसे कि आपको हमारी मैगजीन्स मिल जाएंगी, पीडीएफ्स मिल जाएंगी सभी सेशंस की, एटसेट्रा। इसके अलावा हमारा करोल बाग सेंटर जो है दिल्ली में, वहाँ पर हमने ये कोर्सेज स्टार्ट किए हैं आपके लिए 2025-26 के लिए। एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करना है टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। इसके अलावा इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, सेंटर विजिट कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। मुखर्जी नगर पर भी आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। 35% डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर भी, लेकिन कोड आपको यूज करना है मेरा एनडी लाइव 10। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज, या फिर सेंटर विजिट कर सकते हैं। यूपी के प्रयागराज में भी हमने शुरू कर दिया एक सेंटर, जहां पर ना केवल हम यूपीएससी की तैयारी के लिए कोर्सेज लेकर आए हैं, बल्कि यूपी पीसीएस के लिए भी फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम लेकर आए हैं। तो जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये इस कोर्स के पहले कोर्सेज हैं। तो आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली में करोल बाग सेंटर में हमने शुरू कर दिए हैं क्रैश कोर्सेज प्रीलिम्स 2024 के लिए, जहां पर सीसैट का और जीएस का कोर्स आपको मिल जाएगा एट द एंड ऑफ दिस मंथ। गो एनरोल नाउ, सेंटर विजिट करना मत भूलिएगा, कोड बताना मत भूलिएगा एनडी लाइव 10, और एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए भी ये कोड यूज करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं आज के सेट ऑफ क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आप क्या कर सकते हैं ना, वीडियो को आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़कर बता रही हूँ। फिर 10 सेकंड का टाइम लीजिए टू आंसर द क्वेश्चन, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखिए, तभी फायदा भी है करने का, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव इज दी वर्ड जो आपको यहां पर ध्यान रखना है। एक्सक्लूसिव पावर्स की बात कर रहे हैं लोकसभा की। टू रैटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी की जो डिक्लेरेशन है उसको रैटिफाई करना, क्या ये एक्सक्लूसिव पावर है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना या पास करना अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को इम्पीच करना। ठीक है, कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है बताइए यूजिंग द कोड 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3, 3 ओनली। तो वीडियो को पॉज कीजिए, 4-5 सेकंड का समय लीजिए, सॉरी, एंड देन आंसर है, उसके बाद आंसर देखिए। ठीक है, सो आंसर इज बी। केवल दूसरा स्टेटमेंट यहां पर सही है, क्योंकि यहां पर एक्सक्लूसिव पावर्स बोला है, केवल लोकसभा की जो अधिकार है। ठीक है, तो अगर हम स्टेटमेंट 1 की बात करें, जो प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी है, इसको अप्रूव दोनों सदनों के द्वारा करना जरूरी है विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो दोनों सदनों की आवश्यकता है, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा की। ठीक है, और यदि दोनों सदनों ने इसको अप्रूव कर दिया है तो इमरजेंसी 6 महीने तक रहती है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए विद इन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 months। हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, तो इट्स पार्लियामेंट्स अप्रूवल, नॉट ओनली लोकसभा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 यहाँ पर क्लियरली कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर दी गई है। सो ओनली लोकसभा कैन पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेटमेंट 3 यहां पर अगेन इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा होता है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब केवल एक ही आधार है, इस आधार पर महाभियोग लगता है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चार्ज को इनिशिएट दोनों में से किसी भी सदन में किया जा सकता है पार्लियामेंट के, और जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है इसको भी स्पेशल बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होना आवश्यक है दोनों सदनों की। ठीक है, दस इट इज नॉट एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. ये लॉ कहता है कि जो नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू दी, ठीक है. द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस. एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जो डिसाइड करते हैं इस संबंध में अबाउट द डिफेक्शन, उनके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, 2, बोथ, नीदर. अगेन 10 सेकंड का या 5 सेकंड का समय लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा और आंसर कीजिए, तभी जाइएगा आगे. वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है. आंसर इज बी. पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है ना, क्योंकि कहा गया है, प्रावधान दिया गया है कि एक लेजिस्लेटर अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है. तो ये तो प्रावधान है अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ. अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि शेड्यूल 10 में दिया गया है किस संविधान संशोधन अधिनियम से ऐड किया गया, ठीक है, जरूर बताइएगा. और इसमें कब संशोधन किया गया, दोबारा संशोधन किया गया इस कानून में, वो कब किया गया. तो आपको कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है ये बताना है और इसमें जो संशोधन हुआ है वो बताना है वो कब किया गया, ठीक है. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. नाउ स्टेटमेंट 2 अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल सही है. लॉ टाइम फ्रेम स्पेसिफाई नहीं करता जब लेजिस्लेटर को जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको डिसाइड करना होता है ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन प्ली अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन. Attorney General of India and Solicitor General of India are only officers of the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India, ठीक है. According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resigns. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बताना, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. 1, 2, बोथ, नीदर. अगेन 10 सेकेंड्स लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन मूव फॉरवर्ड विद द आंसर. तो आंसर इज डी. दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है यहाँ पर. इट इज ओनली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76 जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो ऑफिस पर रहते हैं, अपने पद पर रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं. तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहते हैं और अपनी ड्यूटीज के परफॉर्मेंस में उनके पास अधिकार है टू बी एन ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द कंट्री as well as he has the right to take part in the proceedings of the parliament without right to vote. उनके पास voting right नहीं होता. Voting right is exclusive to the member of the house, ठीक है. Solicitor General of India के पास ऐसी कोई भी privilege नहीं होती है. Statement 2 भी incorrect है यहाँ पर. As per Article 76 Attorney General पद पर रहते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो सरकार के जाने के बाद उनको रिजाइन नहीं करना हो, ठीक है. चलो, with reference to writs issued by the courts in India, consider the following statements. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus will lie against a company even though it may be a government company. Any public-minded person can be petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. यहाँ पर writs के बारे में पूछा गया है आपसे, कौन सा statement correct है बताना है. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3. अगेन क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, फिर से पढ़िए, पहले अपना आंसर समझिए और उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन देखिएगा. तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो योर आंसर बिकम्स सी. सो द आंसर इज सी हियर, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर सी है. पहला स्टेटमेंट मैंडेमस एक कमांड है. मैंडेमस का मतलब होता है टू कमांड, जो कि इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा किसी पब्लिक ऑफिशियल को कि वो अपनी जो पब्लिक ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य उनके हैं, उनका निर्वहन करें. अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो या तो फेल हो गए या रिफ्यूज टू परफॉर्म, ठीक है. इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अ गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस. तो ये सरकारी पदों पर जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, या कोई कोर्ट, कॉर्पोरेशन या ट्रिब्यूनल है, या फिर कोई सरकार फॉर दैट मैटर, उसको इशू की जाती है. इट इज यूजुअली नॉट यूजेबल अगेंस्ट अ प्राइवेट एंटिटी. प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट नहीं इसका इस्तेमाल किया जाता अनलेस वो जो प्राइवेट एंटिटी है उसको कुछ पब्लिक ड्यूटी दी गई है, सरकारी उसके पास कोई जिम्मेदारियां हैं, तब तक किसी प्राइवेट एंटिटी को ये रिट नहीं इशू की जाती. अगर प्राइवेट इंडिविजुअल एंटिटी को कोई रिट इशू की जाती है इन द फर्स्ट प्लेस,
तो वो है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, केवल हेबियस कॉर्पस ऐसी रिट है जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एंटिटीज के लिए, कॉर्पोरेशंस के लिए लाई जा सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट है। मैंडेमस को यूज किया जाता है केवल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या कंपनी के अगेंस्ट। स्टेटमेंट 3, क्वो वारंटो को इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा ये इंक्वायर करने के लिए लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम, ठीक है, ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। जैसे कोई व्यक्ति है जो रिटायरमेंट के बाद भी किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा है और वो वहां पर ड्यूटीज कर रहा है, तो उसकी लीगैलिटी, रिटायरमेंट के बाद वो किस अथॉरिटी से उस पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं ये जानने के लिए, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्वो वारंटो। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स इलीगल usurpation of public office by a person. ठीक है, unlike the other writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by the agreed person. तो जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति के पद पर वो बैठा है या कोई व्यक्ति जो आगे बढ़ने वाला है उस पद पर, वो ही इस रिट के लिए कोई इशू करवाए, ये इस रिट का सहारा ले। कोई भी व्यक्ति, हो सकता है उस ऑफिस का कोई और व्यक्ति, इस रिट का सहारा ले सकता है टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ। ठीक है, तो रिट्स के, अगर मैं छोटा सा रिट्स के बारे में बात करूं, तो रिट्स हमारे यहाँ एक फंडामेंटल राइट की तरह भी दी गई हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं रिट्स को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए। वहीं आर्टिकल 227 के अंडर भी रिट्स जुरिस्डिक्शन है, लेकिन ये हाई कोर्ट का रिट्स जुरिस्डिक्शन है, जहां पर ना केवल फंडामेंटल राइट्स के इंक्रोचमेंट या वायलेशन पर, बल्कि और भी लीगल राइट्स के इंक्रोचमेंट या वायलेशन पर रिट्स इशू की जा सकती हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, दोस्तों एक फ्री वर्कशॉप आपके लिए हम लेकर आए हैं। 14 जनवरी को ये वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि कंडक्ट किया जाएगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिसमें आप अपने किसी भी डाउट या क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाउ यू कैन बिकम एन IAS ऑफिसर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर कोई भी UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेरी आप यहाँ पर इन एजुकेटर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। करोल बाग सेंटर में यहाँ होने वाली है, 2 घंटे की वर्कशॉप होगी, डू नॉट मिस इट। इसके लिए एनरोल करना है आपको। एनरोल करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करना है और रजिस्टर कर देना है इस वर्कशॉप के लिए। लिमिटेड सीट्स हैं, तो बिल्कुल अभी इसको एनरोल कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं, तो डू विजिट दी ऑफलाइन सेंटर्स। मेरा कोड मत भूलिएगा, NDLife10। That will be all from my side, guys. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.